अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि के प्रकार के बारे में बात करेंगे। और देखिएगा हमारे पास सिलेबस में है 3 कोटियां, 0, 1 एंड 2, है ना, 0, 1 एंड 2। तो हमें इनको सीखना होगा, डिटेल में सीखना होगा, जिसमें 0 और 1 को तो डिटेल में सीखना होगा, 2 के बारे में ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो शून्य कोटि अभिक्रिया, पहले इसको सीखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में एक अभिकारक होता है, इसे मान लेते हैं ए अभिकारक है, और ये जो ए अभिकारक है ये उत्पाद बना रहा है, ये हमारा उत्पाद बना रहा है। ठीक है, ये अभी एक अभिकारक है और जो कि उत्पाद को बना रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति ले लेते हैं, प्रारंभिक स्थिति लेते हैं t=0 वाली स्थिति ले लेते हैं। t=0 पर मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर इसकी C0 है, प्रारंभिक सांद्रता C0 है। अब क्या होगा, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ए से उत्पाद बनना प्रारंभ हो जाएगा, और उत्पाद बनना प्रारंभ होगा तो मैं मान लेता हूँ t समय पर इस जगह पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, Ct हो जाएगी। क्लियर है? अब बड़ा कौन सा होगा, C0 बड़ा होगा कि Ct बड़ा होगा, तो C0 बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं C0 भी बोल सकता हूँ और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं इसको A भी बोल सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ मोलो के रूप में, तो इसको A बोल दिया मैंने, और A बोल दिया तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, A माइनस x, यानी कि x जो मात्रा है वो खत्म हो जाएगी, तो अंतिम मात्रा जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, A माइनस x। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी। तो A और A माइनस x हो गया। तो याद करो इसकी अभिक्रिया की अगर दर लिखेंगे तो दर कैसे लिखेंगे, तो दर लिखेंगे दर बराबर कि a की घात शून्य, लिखेंगे a की घात शून्य। तो a की घात शून्य मैंने कहा था कि इस दर नियम में जो हमारे पास में सांद्रता लिखी गई है उसकी घात जो होती है वो उसकी कोटि होती है। तो घात की कोटि है तो घात कितनी रखेंगे, 0, तो कोटि भी कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्लियर है? अच्छा दर को कैसे लिखते हैं, अगर a का दर लिखना होता है, मैंने सिखाया हुआ a का दर कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं माइनस d/dt, और किसका, a का, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो माइनस d/dt ऑफ a, क्लियर। और यहाँ पर किसके बराबर हो गया, k के, क्योंकि a0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो वो हट जाएगा, k हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा dA बराबर कितना हो जाएगा, k, और अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है ना, तो परिवर्तन देखना पड़ेगा कितनी सांद्रता में परिवर्तन। तो परिवर्तन निकालने का तरीका, मतलब किस परिवर्तन के साथ हो रहा है वो देखना है। तो परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, C0 के साथ, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ct। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया C0 से Ct, और यहाँ पर उसी किस टाइम पर हो रहा है, 0 से t हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो आएगा, है ना, माइनस बाहर a, और यहाँ लिमिट कितनी हो गई, C0, यहाँ कितनी हो गई, Ct, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, k, फिर आ जाएगा t, और t में भी बात वही करेंगे, 0 से आ जाएगा। अब जब हम लोअर लिमिट और हायर लिमिट की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपन ने माइनस कर दिया। हायर लिमिट कितनी हो जाएगी, Ct हो जाएगी, लोअर कितनी हो जाएगी, C0 हो जाएगी, ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, k, और यहाँ कितना हो जाए, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ तो ये बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C0 माइनस Ct इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया, C0 माइनस Ct इक्वल टू KT, यानी कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT। ये हमारा एक पहला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा निकल के आ गया, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT, ये हमारा एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ पर अगर पूछा गया है तो अंतिम यानी कि जो फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट, जो भी इनिशियल अमाउंट है माइनस k इंटू टी।
ये तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या होता है। सीटी क्या होता है यहाँ पर, सीटी क्या बोलते हैं इसको, अंतिम मात्रा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतिम मात्रा, ठीक है, यानी कि फाइनल अमाउंट। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल अमाउंट, प्रारंभिक, इनिशियल अमाउंट ये हो गया, फाइनल अमाउंट ये हो जाएगा। तो इनिशियल अमाउंट फाइनल अमाउंट के बेस पर हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर डेरिव। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, सीटी की जगह हम a माइनस एक्स भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने a माइनस एक्स यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ सी नॉट की जगह कितना रख सकते हैं, a रख सकते हैं, यहाँ a रख दिया, इज इक्वल टू kt, ये माइनस 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 इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस kt, क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में। a को इधर ले जाओ, a से कट जाएगा, तो यानी कि फाइनली यहाँ निकल के आएगा k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये फॉर्मूला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो k आ रहा है वो k क्या कहलाता है, k का क्या नाम होता है, तो यहाँ पर जो k आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रेट कांस्टेंट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, दर वेतन, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे दर। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ गया। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई k इक्वल टू एक्स अपॉन, एक्स का मतलब क्या हो गया, वियोजन की मात्रा, x का मतलब क्या हो गया, वियोजन की मात्रा। तो x को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वियोजन की। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला कौन सा आया, पहला फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, पहला फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा आ गया के इक्वल टू एक्स अपॉन, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में ए से कोई उत्पाद बना, ये हमारे पास में ए से उत्पाद बना, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा गया था कि ए से उत्पाद बन रहा है, और लिखा गया था प्रारंभिक t इक्वल टू 0 समय पर 0.1 m a है, मतलब जो मात्रा थी वो कितनी है, 0.1 है स्टार्टिंग में, कब, जब अभी अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। तथा 20 सेकेंड के बाद 0.025 m मात्रा रह गई, क्लियर है। तब k का मान क्या होगा, अभिक्रिया दे रखी थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया ए से उत्पाद बना गया t बराबर 0 समय पर 0.1 m a है, a जो है वो कितना है, 0.1 m, और 20 सेकेंड के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि C नॉट का मान हो गया 0.1 m, क्लियर है। और के बाद इतनी मात्रा रह गई, अंतिम मात्रा रह गई है, तो यानी कि यहाँ पर CT हो जाएगा, तो CT इक्वल टू कितना होगा, 0.025, यही तो हुआ, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे, वही बात है, ये C नॉट हो गया, ये CT, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा C नॉट माइनस CT बाई T, क्लियर है। T में भी कौन सा अंतर, T में कौन सा लिया जाता है, अंतर ही लिया जाएगा, मतलब आप T2 माइनस T1 भी कर सकते हो अगर ऐसी की कंडीशन आ गई। चलो आगे देखेंगे। तो K इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, C नॉट का मान कितना हो जाएगा, 0.1 हो गया, माइनस 0.025 हो गया, डिवाइड बाई T कितना हो गया, 20, तो जीरो से लिया गया, समझ में आ रही बात, जीरो से लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.075 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइड बाई, कोई डाउट यहाँ तक, हो जाएगा, कोई परेशानी, तो डायरेक्ट अपन कर लेंगे K की वैल्यू। हाँ, इसका भी यूनिट भी आएगी, अब यूनिट को आगे मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर अपन इसकी यूनिट लिखेंगे। तो फिलहाल अभी K इक्वल टू हो गया 0.075 डिवाइड बाई 20।
देखो ये बात हमने कब लगी है, जब हम 0 से 20 सेकेंड की बात कर रहे हैं। बात को समझ रहे हो, 0 से 20 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन का एक और रूप भी हो सकता है कि मान लेता हूं मैं ए से उत्पाद लिख दूं, ए से उत्पाद लिख दूं, ठीक है। अब पहला t इक्वल टू 10 सेकेंड पर मान लेता हूं इसकी मात्रा जो थी वो 0.01 थी, और t इक्वल टू 20 सेकेंड या 20 सेकेंड ले लिया, उस कंडीशन पे इसकी जो मात्रा बची वो 0.05 m बची, ठीक है। कितना बचा, 0.05 m बची। तो उस कंडीशन पे k पूछा गया तो ये भी आप कर लोगे, 0.05 m है ना, ये कर लोगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई k का मान क्या होगा, k निकालो यहाँ पर भाई, तो आप कहोगे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थी, इसमें करना क्या है, सॉल्व कर ले इसको। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप चाहो तो क्या कर लोगे आप भाई, पहले इनिशियल अमाउंट कितना था C1, बाद में कितना हो गया CT, अरे हाँ है ना, बाद में ये हो गया, तो आप या C1 C2 बोल लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर C1 बोल दो, ये अंतिम अमाउंट कितना हो गया C2, ये कितना हो गया T1, ये कितना हो गया T2। तो अपन कर सकते हैं C1 माइनस C2, ठीक है, डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब तुम समझ गए होगे वो मामला, वो समझ गया ना, वो वाला अंतर, तो अपन अंतर से ही ले लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0.05 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 20, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बोलो, समझ में आ गया नहीं, 10 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.05 डिवाइड बाई 10। क्लियर है, अब जो यूनिट होगी वो उसके आगे यूनिट आ जाएगी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल सा है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई दोनों के टाइम का डिफरेंस। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ पर, क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास में वही कंडीशन है, ए से उत्पाद है, ए से उत्पाद है, ठीक है, और हमें ऐसे दे दिया गया दर बराबर यहाँ पर ले लिया गया कि ए की पावर 0 लिख दिया गया, और यहाँ पर हमें कुछ स्थितियां दे रखी है, मतलब यहाँ पर ए की स्थिति दे रखी है, यहाँ पर कुछ टाइम की स्थिति दे रखी है, और इस तरीके से एक टेबल डेवलप की गई। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A1 दिया, यहाँ पर A2 दे दिया, यहाँ पर A3 दे दिया, या A4 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर टाइम T1 दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया, T4 दे दिया, और पूछा गया कि बताओ K का मान क्या होगा, K का मान क्या होगा। इस प्रकार से एक प्रश्न बना दिया गया। देखो अगर ऐसा कहीं पर प्रश्न बन रहा है, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आपको शून्य कोटि अभिक्रिया दे रखी है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम K का मान निकालते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो सांद्रताओं का अंतर निकाल लो बटा समय का अंतर निकाल लो। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा A1 माइनस A2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। समझ में आया, मतलब आपने इन दोनों का अंतर निकाल दिया, इस समय का अंतर निकाल दिया। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रही बात, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। दूसरी बात है, दूसरा बच्चा कहा, उसने कहा कि सर ऐसे क्यों नहीं, कि मैं तो ऐसे करूंगा। उसने कहा कि यार सर मैं A1 A3 के बीच में निकालूंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, A1 से A3 का निकाल ले, तो A1 से A3 का निकाल ले, तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया उसने, T1 से T4 प्रयोग, T1 से T3 का प्रयोग किया, यानी कि T3 माइनस T1, यहाँ पर K का मान निकाल। तीसरा बोला मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, मैंने इन दोनों का ज्ञात करूंगा। मैंने कहा भाई इन दोनों का ज्ञात कर ले यहाँ से, तो यहाँ से अगर K का ज्ञात करोगे तो इस जगह से क्या हो जाएगा K, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A4 डिवाइड बाई क्या होगा T4 माइनस। तो प्रश्न ये उठता है कि तीनों जगह पर जब अगर हम हल करेंगे तो क्या तीनों का मान समान होगा कि तीनों का मान असमान होगा। अलग अलग सांद्रताएं, अलग अलग समय परिवर्तन है, तो फिर K का क्या हालत होगा, मतलब K का क्या मान होगा। तो जवाब ये है K का मान समान ही रहेगा, K का मान समान ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी K निकाल लो तो अलग हो जाएगा, K का मान समान रहेगा अगर सही अंतराल पर आपने काम किया है तो, मतलब उसकी सांद्रता का अंतर बटा उसके समय का अंतर। समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर सीधी सी बात एक चीज दिख रही है कि K का मान समान रहेगा। तो और एक बात दिमाग में हमेशा छाप लेना, ये सभी कोटि के लिए बता रहा हूं मैं, कि किसी समान अभिक्रिया के लिए, किसी समान
अभिक्रिया के लिए के सदैव समान रहता है, के सदैव समान रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? किसी समान अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया मत बदलिए, आप अभिक्रिया मत बदलिए, ठीक है, अभिक्रिया मत बदलिए, के समान रहेगा। समझ में आ गया? वियोजन भले ही बदल दीजिए, कुछ भी वियोजन कर दीजिए। क्या कहा मैंने? कुछ भी वियोजन कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? भले ही अच्छा ही लग रहा है ना, अच्छा लिखा जाए, है ना। चाहे, अच्छा, चाहे अच्छा वर्ड है, चलो हिंदी में ही लिख लेते हैं, चाहे। यद्यपि अच्छा है, यद्यपि ऐसे लिखते हैं, वैसा शब्द ढूंढ लेते हैं, चाहे लिखेंगे हम तो चाहे लिखेंगे, नहीं हम चाहे लिखेंगे। चाहे वियोजन की मात्रा कुछ भी हो, अरे मतलब समझ में आया? एक ने कहा मैंने 20% वियोजन किया, एक ने कहा 2% वियोजन किया, शांता दे रखी थी इसने। एक ने कहा भाई 2 नहीं हम तो 5% करेंगे, एक ने कहा नहीं हम तो 10% करेंगे, एक ने कहा 20% करेंगे। बोले भैया कुछ भी कर ले तू, अभिक्रिया समान है ना, तो के समान हो जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से टी बदलेगा, शांता बदलेगी, तो नीचे का परिवर्तन और ऊपर का परिवर्तन समान हो जाएगा, तो घूम फिर के के जो होगा वो हमेशा समान रहेगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? कोई परेशानी यहाँ पर? चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ए से हमने उत्पाद ले लिया, यहाँ पर ए से हमने उत्पाद एक अभिक्रिया ले ली, उस जगह पर सांता 0.1 m से 0.05 m तक की, और इसको टाइम लग गया हमको, कितना लग गया? 20 सेकेंड। कितना लग गया? 20 सेकेंड। समझ में आ गई बात? हमको लग गया टाइम यहाँ पर 20 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर 0.4 m ले ले और इसको अगर 0.1 m में परिवर्तन करेंगे, अभिक्रिया वही है, तो अब बताओ टाइम कितना लगेगा? अभिक्रिया वही है, सांता परिवर्तन हो गया कि 0.1 m से 0.05 m करने में मुझको 20 सेकेंड लग गए। मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 0.1 m, ठीक है। और ये मात्रा कौन सी हो गई आपके पास में? अंतिम मात्रा। अच्छा किसकी मात्रा बेटा? ये अभिकारक की बात कर रहा हूं मैं, उत्पाद की बात नहीं कर रहा। क्यों? दर अभिकारक की है कि उत्पाद की है? अभिकारक की। तो हम बात किसकी करेंगे? अभिकारक की। ये नहीं कि उत्पाद 2 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, यहाँ पर उत्पाद का लेना देना अभी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? उत्पाद का लेना देना नहीं है, जहां होगा बता दूंगा। अभी आप समझोगे दर देखना है, अभिक्रिया कोटि देखनी है, और कोटि के अनुसार देखना है, तो एक ही कोटि शून्य है, उत्पाद की कोटि शून्य नहीं है, एक ही कोटि शून्य। समझ में आ गया कि नहीं है? और उत्पाद हम किसको देखते हैं? उत्पाद, मतलब एक ही कोटि देखी जाएगी, यानी अभिकारक की कोटि के बारे में ही बात करते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन को अपन हल कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करें? यहां से के का मान निकाल लें, और हमने कहा कि अभिक्रिया अगर सेम है तो के का मान सेम होगा, तो यानी कि यहां से के निकाल लो और यहां से के निकाल लोगे, दोनों का अंतर निकाल लो। यहाँ कितना होगा? 0.1 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 20। क्लियर है बच्चों? यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में? 0.05 डिवाइड बाई 20। सही लिखा मैंने? यहां तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ गया? और यही के इसके लिए भी होगा। अब इसके लिए के लिखोगे तो कितना लिखोगे? 0.4 माइनस 0.1 डिवाइड बाई टी, ये निकालना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.05 डिवाइड बाई 20। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों की अभिक्रिया समान है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.3 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई 20। अब तो टी का निकाल ही लोगे, अब तो आगे की कहानी आपको पता ही हो गया। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 0.05। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पर 30 कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 120 सेकेंड आपको लग जाएगा। अगर यही कंडीशन आपके पास में है तो, यानी कि 120 सेकेंड आपको लगेगी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया?
क्लियर हो गया? तो k जो है वो सेम ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। ये बात तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी और समझा दी। अब चल रहे अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा बदलते हैं। देखो क्वेश्चन के अब रूप बदलना इस प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा कि यार इसका 20% डिसोसिएशन, वियोजन, सुनना मेरी बात को, 20%। क्वेश्चन अपन खूब करेंगे, जितने कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कम है यहाँ पर, ठीक है। 20% वियोजन हमने यहाँ पर किया, क्लियर है, वियोजन किया, और 20% वियोजन में मान लेता हूं मुझे टाइम लग गया है 10 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 40% वियोजन में कितना समय लगेगा, 40% वियोजन में कितना समय लगेगा। तो तुम कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या 20% में कितना लगा है? 10 सेकेंड। तो 40% में कितना होगा? 20 सेकेंड। सही है? ऐसा नहीं है? पक्का? 20% वियोजन में लगा 10 सेकेंड, तो 40% में कितना होगा? 20 सेकेंड। अगले 20%, 60% में 30 सेकेंड, 80% में 40 सेकेंड, 100% में खत्म। हो भी सकता है यार, नहीं होगा, चलो कोई ना, मान लेते हैं नहीं है। जब तक हम आंखों से विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो चलो क्वेश्चन को कैसे सोचा जाएगा। 20% वियोजन की बात चल रही है, तो 20% वियोजन में सबसे पहले सी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अरे हो गया। और सी टी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। नहीं नहीं, 20 नहीं होगी। 20% खत्म हुआ है, तो कितना हो गया? 100 माइनस 20 बराबर 80। समझ में आया? 100 माइनस 20 बराबर 80। ये है सी नॉट, ये है सी टी। तो k इक्वल टू यहां पर आप करो, यहां कितना हो गया? 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 10 बराबर 20 बटा बराबर, अरे सही है, क्लियर है। अब k दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा वियोजन कुछ भी बदल दो, k हमेशा सेम रहेगा। तो चलो दूसरे वाले के लिए k निकालते हैं, ठीक है। हालांकि k निकल चुका है, इसको बराबर करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो निकाल रहे पहले उसकी बात करेंगे। बताओ यहाँ पर क्या होगा? 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 60, क्या होगा? डिवाइड बाई टी, यही तो होगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 बटा टी। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दोनों को बराबर कर दो, यहाँ 2 है, सही है, सही लिखा है यहाँ पर। यहाँ कितना है? 40 बटा टी। अरे कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 40 बटा टी, तो ये हो जाएगा 40 बटा टी बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर है, गड़बड़ कर रहे क्या है? इतना आ गया, कट गया, कितना आ गया यार? तो सही तो बोला था मैंने, है? तो तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, है ना? कभी कभी हम आंसर सही बताते हैं तो तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, है ना? नहीं करते हो। हाँ, वैसे नहीं करना चाहिए जब तक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, है कि नहीं है? हालांकि शून्य कोटि के लिए ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियरी है। शून्य कोटि में ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसी को एक और तरीके से सोच सकते हैं, ये समझ में आया? एक तरीका ये भी कर सकते हैं, इतना हमने गुणा भाग लगा दिया। एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है? 20 हुआ है, तो 20 लिख दो। कितना टाइम है? 10, है ना? वहां कितना डिसोसिएशन हुआ है? 40 डिवाइड बाई कितना हो गया? टी। देखा जादू? देखो यहाँ कितना हो गया? टी। अरे आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे भी सॉल्व करना है और ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट समझ सकते हो, क्योंकि घटा के घूम फिर के खड़े वही हो रहे हैं आकर, लेकिन गलती नहीं करना है वहां पर। इसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। आप लोग क्या करोगे? 100 माइनस 20 फटाफट कर दिया। 100 माइनस 20 नहीं है वो, 100 माइनस 80 है, क्योंकि a माइनस सी टी का मान कितना होता है? सी टी कितना होता है? a माइनस एक्स, और a कितना है? 100।
और x की वैल्यू कितनी है 20, तो घटाओगे उसको, तब जाकर वो अंतर समझ में आएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन फिर इसी बात पर, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ए से हमने उत्पाद ले लिया, ठीक है, ए से उत्पाद ले लिया, 25% वियोजन कर दिया, समझ में आ गया बच्चों? 25% वियोजन कर दिया मैंने, कितने में 10 सेकेंड। तो 75% वियोजन में कितना समय लगेगा? 75% वियोजन में कितना समय लगेगा? दिमाग चल गया होगा बहुत तेजी से, कितना लगेगा? बताओ बताओ बताओ। 30 सेकेंड लगेगा, लगेगा, चेक कर ले डायरेक्ट। लेकिन ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं? शून्य कोटि के लिए। ये तो ध्यान रखना, शून्य कोटि के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा होना चाहिए या कुछ ऐसा दिखा होना चाहिए कि जहाँ शून्य कोटि, ऐसा नहीं जहाँ देखा वहीं लगा दिया, बोले आंसर हो गया, फिर कहो सर ये क्या हुआ? तो हो गया तुम्हारे साथ जो खेल होना था। क्लियर? क्या करना है? 25% डिसोसिएशन हो रहा है, तो 25 बाई कितना कर दो 10 बराबर कितना कर दिया 75 बराबर कितना कर दिया डिवाइड बाई टी कर दिया। 25 तिया कितना होता है 75, टी बराबर कितना होता है 30 सेकेंड। आ गया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? यानी कि इसका मतलब है कि अगर मुझे 100% खत्म करना है तो क्या होगा, अगर पूरी तरह खत्म करना है तो क्या होगा, कितना लगेगा 40। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर 100 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, 25 से 100, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हम किसी भी चीज को इसको खत्म करने में कितने समय लगेगा 40 सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे चलो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लिए, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा 87.5% वियोजन में कितना समय लगेगा? 87.5% वियोजन में समय बताओ। 87.5% वियोजन में समय बताओ, ठीक है? अब बताओ, सेम सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सब कुछ बदलाव, कोई बदलाव नहीं है। क्या होगा 25%, यहां से ले लो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ कितना होगा बच्चों 25 बटा कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 87.5 बाई, क्लियर है? तो कितनी बार जाता है 25 दूनी 12.5 से कर लो, 12.5 से नहीं, इससे भी तो हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हाँ 15 यहाँ कर ले, 12.5 से कर लेते हैं, तो यहाँ 2 बार जाएगा, और यहाँ कितने जाएगा 12.5 गुणा 2 25, 4 50। अरे 12 का 12.5 से पाला पढ़ रहा हूं मैं, 12.5 गुणा 2 25, 25 से काट दे, चलो कितना है 3.5। हाँ सातवां हिस्सा है, समझ तो गया, 2 7 कर रहा था मैं, यहाँ यही तो कर रहा था, पाला पढ़ने में नहीं दिया तुम लोगों ने। आ गया यहाँ पर, तो इसका आधा करो कितना होगा 3.5 हो जाएगा। इसका मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 बटा 2 बराबर 35 सेकेंड। अब समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? सिंपल था कि नहीं था? कोई डाउट नहीं था यहाँ तक? हो जाएगा, कर लेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन आता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को लगाते जाओ, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व है। भाई या तो के पूछेगा या टी पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ पूछना नहीं है, या तो के पूछेगा या फिर टी पूछेगा। चलो आगे बात करते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अब हम सीखेंगे इसमें अगली चीज, और वो चीज सीखेंगे अर्ध आयु, ठीक है? अब हम सीखने वाले हैं अर्ध आयु, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है? हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ, क्लियर? टी हाफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अर्धायु इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अर्धायु इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं अर्धायु से, बनेंगे ही। चलो शुरुआत करते हैं, अर्धायु की बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ, ये से उत्पाद हमारे पास में अभिक्रिया हो रही है, ये हमारा बन रहा है, ठीक है? टी बराबर कितना था, टी बराबर पर सी नॉट, टी बराबर 0 जब लिया था यहाँ पर सी नॉट होगा। अब टी बराबर अगर अर्धायु ले ले तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा सी टी या सी नॉट बाई 2। अरे हाँ या ना? मतलब अर्धायु क्या होती है? अर्धायु होती है वह समय जिसमें अपनी प्रारंभिक मात्रा का वो आधा हो जाता है, आधा रह जाता है, क्लियर है? वही तो अर्धायु होती है, यहाँ पर अपन ने रख लिया, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले भी चलते हैं, K इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, ठीक है? ये फॉर्मूला था। अब अर्धायु के लिए अगर सोचे तो अर्धायु के लिए क्या होगा, K रहेगा, बोलो रहेगा,
रहेगा, सी नॉट रहेगा, सी नॉट बाई 2 रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ कितना होगा, टी हाफ हो जाएगा। सही है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? कितना रहेगा, 2 को इधर कर दो, 2 सी नॉट माइनस सी नॉट यानी कि सी नॉट बाई 2, इसका मतलब के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बाई 2 टी हाफ। सही बोला मैंने, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी हाफ निकालना है मुझे तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बाई 2 के, सी नॉट बाई 2 के, सी नॉट बाई आगे। क्लियर, नया फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, ये तो मैंने किस कंडीशन पे लिखा है, ये मैंने लिखा है उस कंडीशन पर जब सी नॉट की कंडीशन सी नॉट के रूप में लिखा। अगर मैं एक्स के रूप में लिखूं तो क्या होगा, एक्स के रूप में लिखूं तो क्या होगा, सोच के देखो यहाँ पर, सोचो, यानी कि इसका मतलब है टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर मैं ले लिया a और टी इक्वल टू टी ले लूंगा तो वहां क्या होगा, a माइनस ए बाई 2। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? क्लियर है, तो a माइनस ए बाई 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, a बाई 2 हुआ, मतलब a माइनस ए बाई 2, एक्स क्या मतलब a की टर्म में लिखूंगा तो a बाई 2 हो जाएगा। तो जहां पर सी नॉट है वहां a ही तो चिपकाना है भाई, बोलो, तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, a अपॉन 2k है ना, कितना हो जाएगा, a अपॉन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला तो दिख गया आपको, टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2k, बड़ा काम का फॉर्मूला है। a का मतलब प्रारंभिक मात्रा हो गई और टी हाफ का मतलब अर्धाई होगा, k का मतलब दर स्थिरांक होगा। लेकिन एक बड़े कमाल की चीज यहाँ पर दिख रही है कि टी हाफ जो है वो a के समानुपाती है या सी नॉट के समानुपाती है। इसका मतलब एक चीज यहां से दिख रही है वो ये कि अगर मैं a का मान बढ़ाऊंगा, अगर मैं a मतलब सी नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता, अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता का मान बढ़ाऊंगा तो अर्ध आयु का मान भी, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाने पर हम अर्ध आयु का मान ज्यादा पाया जाएगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे 2 ग्राम में अगर मान लेता हूं 2 ग्राम मैंने लिया और 2 ग्राम लिया तो उस कंडीशन में अर्ध आयु अगर 10 सेकेंड है, अब 2 से बढ़ा दो, हमने 5 ग्राम ले लिया, 10 ग्राम ले लिया, 20 ग्राम ले लिया, तो फिर अर्ध आयु क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है 2 ग्राम जल्दी से खत्म हो जाएगा, अर्ध आयु तक पहुंच जाएगा, 2 ग्राम अर्ध आयु तक जल्दी पहुंच जाएगा, और 20 ग्राम लोगे तो अर्ध आयु को पहुंचने में समय लगेगा, मतलब वो लंबा जिएगा। समझ गए कि नहीं? आधे होने में समय लगेगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू हो गया a अपॉन 2k। क्वेश्चन करेंगे अभी इस पर। अब इसी से एक और बात भी दिमाग में आ गई है, दिमाग है आता रहता है, टी हाफ यहाँ पर क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू a बाई 2k, ये फॉर्मूला हुआ। अब जरा एक चीज देखो, k क्या होगा, नियत है, 2 क्या होता है, नियत, दोनों नियत है, इसका मतलब टी हाफ समानुपाती किसका हो गया, a का। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि 2 प्रारंभिक मात्रा दे रखी है, 2 अर्धायु की दे रखी हो और संबंध की बात कर रहा हूं, तो क्या हम डायरेक्टली संबंध नहीं निकाल सकते, टी हाफ 1 डिवाइड बाई क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ 2 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, a1 अपॉन, बोलो आ गया। तो हम किसी की मात्रा अगर हमें जिस प्रकार से दी जाए उस हिसाब से उसके अर्धायु में क्या परिवर्तन होगा ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? पक्का ना, समझ रहे हो ना, सो तो नहीं गए? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इसी बात पर। ए से उत्पाद ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, ए से उत्पाद क्लियर। अब मैंने कहा 25% डिसोसिएशन, वियोजन किया। देखो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, लैंग्वेज आप समझ ही गए आएंगे। 25% डिसोसिएशन किया तो t बराबर मैंने यहाँ पर 10 सेकेंड दिया। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 10 सेकेंड में a प्रारंभिक मात्रा का 25% वियोजित होता है, तो अर्ध आयु का मान क्या होगा, अर्ध आयु क्या होगी? दिमाग लगा लो, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दिमाग लगा लो, हो जाएगा। अर्ध आयु करने, अर्ध आयु क्या होता है, 50%। अरे अर्ध आयु क्या होता है, 50%, 25% में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड, तो आधे में और कितना लगेगा, और 10 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। अरे हाँ है ना, डायरेक्टली हो गया सॉल्व, ये तो अर्ध आयु को चक्कर ही खत्म हो गया,
लेकिन अगर 1 हो रहा है, नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बिना सूत्र लगाए फीलिंग ही नहीं आती सर हमको। जब तक हम क्वेश्चन लगा मतलब फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तब तक फीलिंग नहीं आती। हाँ तो भाई चलो लगा लेते, तो कैसे सोचेंगे इसमें 25% डिसोसिएशन हो रहा, तो इसके लिए के का मान निकाल लेंगे, के का मान निकाल लेंगे, है ना। तो के का मान निकाल लेंगे, तो के इक्वल टू कितना होगा, एक्स बाई टी ले लो, सबसे बढ़िया तरीका एक्स बाई टी। एक्स बाई टी क्या हो गया, 25 हो गया डिवाइड बाई 10 हो गया। अब अर्धायु के लिए ले लो, अर्धायु के लिए ले रखे, तो क्या फॉर्मूला निकाला था अभी, के को इधर ले आओ, अरे यही तो फॉर्मूला है, ये के को इधर ले आओ, है ना, इसको यहाँ ले आओ, के को इधर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। अरे सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, के तो समान होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, a बाई 2 इंटू अर्धायु, अरे हाँ है ना। अब a का मान कितना हो गया 100, a 100 है प्रारंभिक मात्रा, इंटू 2 इंटू अर्धायु, और ये दोनों हो गए बराबर, तो यहाँ कितना हो गया 25/10, ये सॉल्व कर लेता हूँ भाई, यही कर लेता हूँ, 50/3। बोलो आया समझ में, तो 25 दूनी कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, तो मैं जो कह रहा था सही कह रहा था कि नहीं कह रहा था, तो मैं सोच सकता हूँ ना यार, सही बोला भाई मैंने, लेकिन यहाँ फील आ गया होगा, ये बात समझ में, ये नहीं समझ में आया कि जुगाड़ लगा दिया, अरे कुछ जुगाड़ नहीं था यार, अर्धायु की बात थी, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ए से मैंने उत्पाद लिया और यहाँ पर मैंने अर्धायु ले लिया, अर्धायु ले लिया यहाँ पर 10 सेकेंड, ठीक है भाई साहब। अब मैंने कहा सर 75% जब वियोजन करेंगे, 75% वियोजन में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी 75% वियोजन में समय पूछा गया है। तो यार सर आपने ये कोई क्वेश्चन होता है? ये समय बोले अर्धायु आपने दे रखा है 50 में इतना होगा, आगे 25 कर लेंगे, तो 25 कर लेंगे तो 10 ये हो गया, 5 और जोड़ लो 15 हो गया सर आंसर, सही है, 15 बोला मैंने अपना तरीका लगाया। अरे 50 खत्म होने में कितना लगता है, 10 सेकेंड, फिर अगले 50 का आधा है तो 5 सेकेंड, तो 10 और 5 कितने हो गए, फील नहीं आया, आ गया फिर इतना विश्वास है, चेक कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है, ऐसे कैसे मतलब भरोसा कर सकते हो तुम लोग, है ना। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 10 सेकेंड है, 75% डिसोसिएशन है, यानी 50% में कितना लग रहा है 10 सेकेंड, 75 में कितना लगेगा, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, देखो मेरी सोच कैसे काम कर रही है, आधा 50% डिवाइड बाई 10 बराबर, अब पूछ क्या रहा हूं 75% डिवाइड बाई, सही पूछा मैंने, क्लियर है, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 30/2, देखा सही है कि नहीं है। और अगर फॉर्मूला लगाने का मन हो रहा है तो वो भी लगा लो, ऐसे भी लगा सकते, आया समझ में। तो यहां पर एक एक्सप्रेशन दिमाग में रखना, एक एक्सप्रेशन दिमाग में रखना कि 75% पूछा जाए तुमसे तो तुम क्या करना, 3/2 गुणा टी अर्ध आयु कर देना, समझ में आया नहीं है। अरे भैया 1.5 है ये, 1.5 गुणा 10 बराबर 15, तो लोग सोच रहे ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये। अब यहाँ कुछ भी मान दे रखा हो, 20 दे रखा है तो भी उसका 1.5 गुना कर दो, कब, जब 75% पूछा जाए 50% दिया जाए, डायरेक्ट लगा सकते हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ लेना आंसर ही होगा, क्लियर है, समझ में आया। चलो इसी में एक और लेना, एक और ले लेता हूं, एक और एक्सप्रेशन उत्पाद, ठीक है, यहां पर मैं मान लेता हूं अर्धायु आपका है 10 सेकेंड, ठीक है, तो मैंने पूछा टी 87.5%, समझ गए होंगे ये कितना होगा। अब दिमाग लगाओ जरा, अब देखें कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, अब बताओ कितना है, बताओ बताओ, आधा तक कितना हुआ, आधा तक कितना हुआ 10, फिर आधे का आधा 25 और जोड़ दो, कितना हुआ 5, और फिर 25 का फिर आधा जोड़ दो, 25 का आधा कितना था 12.5,
अरे है ना, तो यहाँ कितना हो गया 2.5, अब तीनों को जोड़ दो, सही जुगाड़ है। 50, 25, 75, 75 और 12.5 हो गया ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दो, देखा 10, 5, 15 और 2 17.5, सही आया कि नहीं आया, तरीका सही था, तरीका सही था, क्लियर हुआ, वापस बता दे, ऊपर से निकल गया, जुगाड़ था। अरे कुछ नहीं है यार, एक बार मुझे बताओ 50% खत्म करने में कितना हुआ, 10 सेकेंड। मैंने कहा जैसे समय जैसे जैसे खत्म करोगे वैसे वैसे समय का अनुपात भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, टी ऑफ और ए दूसरे के समानुपाती है भाई। इधर मामला कम होगा तो अर्धायु भी कम होगा। तो पहले क्या हुआ, 50 को खत्म करने में कितना हुआ, 10 सेकेंड। फिर अगला 50 से 25, अगला 25 खत्म करेंगे, 25% और बढ़ा दो तो कितना हो गया 5। फिर उस 25 का और आधा कर रहे हैं 12.5, तो कितना हो गया, तो 5 का आधा कर दो 2.5, तीनों को जोड़ दो 17। डायरेक्ट करना, ये तो मैंने ये तरीका बता दिया। यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ क्या लगा लो, यहाँ क्या लगा लो भाई, 50/10 है ना, सही बात है। यहाँ क्या कर लेंगे, 50/10 बराबर बराबर 87.5 बाई टी। कितनी बार कटता है ये, कितनी बार कटेगा, 50 और ये कितनी बार कटेगा, कितना, 1.75, हाँ 1.75, सही है, ये तो होगा। और 1.75 का 10 से गुणा कर दो, देखा, यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं भाई, आया समझ में, क्लियर हो गया, पक्का ना। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। तो कैसा क्वेश्चन भी आ जाए, आड़ा तिरछा कुछ भी आ जाए, वो लगा लोगे, क्लियर। दोनों तरीके रास्ते, ये भी अर्धायु से भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 17.5, तो यहाँ से भी आप जुगाड़ रखते हो 1.75, ये कितना है 1.5 है ना। तो यहाँ से एक और ले लेते 87.5%। ये थोड़ा डायरेक्टली डेटा मैंने इसलिए बता दिया कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो 1.75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकता हूं मैं क्या, 9/4 नहीं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 7/4, 7/4 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 7/4 इंटू टी। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट। इसी तरीके का डायरेक्टली आप क्वेश्चन वैल्यू दे रखी होगी, चिपका देना, सीधे सीधे आंसर ले लेना। चलो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है, क्लियर। क्वेश्चंस का रूप मैंने समझा दिया, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब चलो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफ पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों चलो ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ फॉर्मूले क्या थे, उसी फॉर्मूले से लेके चलते। अरे भाई इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। पहला फॉर्मूला क्या था, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, फॉर्मूला था, ठीक है। तो पहला ग्राफ इससे ले लेते हैं। तो पहला ग्राफ ऐसे, ये देखो, ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारा सी टी, ये हो गया हमारा टी। बताओ किधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, समझ गए होगे। प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता कितनी होगी भाई, प्रवणता हो गया हो जाएगा। और ये मान कितना होगा, ये कितना होगा, माइनस में ही जाएगा, और निगेटिव ले लो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, सी। बोलो हो गया पहला ग्राफ कंप्लीट, डायरेक्ट कर लोगे। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सेकेंड फॉर्मूला, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, सही है, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। चलो भाई इसका ग्राफ देख लेते हैं, बताओ क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, या x या t, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, kt। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या होगा, स्लोप कितना होगा, प्रवणता कितनी हो जाएगी, स्लोप कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, समझ में आ गया। और एक और ग्राफ कौन सा, अर्धायु वाले ले, हाफ लाइफ वाला ले ले। चलो हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ क्या था बताओ, हाफ लाइफ में क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k, ठीक है, यही तो था। तो किसके किसके बीच में ले ले, टी हाफ और ए के बीच में ले ले, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है ये, है कि नहीं है। तो यहाँ का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर या टी हाफ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बढ़ाते जाओगे टी हाफ, यहाँ से ए आना चाहिए, ए यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट,
भाई ए इक्वल टू कितना होगा 2k Tr, ये तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, यहाँ पर अपन कर लेते हैं, हाँ तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2k एंड T हाफ। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ले लेते हैं a, यहाँ ले लेते हैं अपन T हाफ, और यहाँ पर भी ये कैसा जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पर क्या हो गया, अरे कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी? सारे ग्राफ समझ में आ गए, किस तरीके से ग्राफ होगा कर लोगे। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन, यहीं पर एक और भी ग्राफ बना सकते हैं, ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। इसको इधर ले आओ, तो C नॉट माइनस सी टी अगर कहीं पर आ जाए, C नॉट माइनस सी टी, देखो ये C नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी होगा कि नहीं होगा। तो C नॉट माइनस सी टी और टी का ग्राफ लोगे तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रवणता आ रही है, जो ढाल आ रही है, वो क्या है, के। और के जो प्रवणता या ढाल होती है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा। समझ में आ गया? क्लियर हो गई कहानी? तो ग्राफ से रिलेटेड भी बात मैंने कर ली। और अब बात करते हैं एक पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है उसको और देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। क्योंकि एक बड़ा ताज्जुब की बात समझो, एक बड़े ताज्जुब की बात समझो, अभिकारक से ये तुम सोच नहीं पाए, मैंने सोचा, तब तुम सोचना प्रारंभ करोगे। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर है तो अभिकारक 1, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो अभिकारक 2, तृतीय कोटि अभिक्रिया है तो अभिकारक 3, तो शून्य कोटि अभिक्रिया है तो अभिकारक 0 नहीं है। तो अभिकारक 0 नहीं है तो फिर शून्य कोटि कैसे अभिक्रिया हो गई? उनका सम 0 है, मतलब a प्लस माइनस 20, 2 3 होंगे तो उसका सम 0 हो जाएगा। 0 है साइंटिस्ट के नाम पे होगा, तो कुछ भी मतलब है ना, कुछ भी। अभिकारक की सांता 0 नहीं है, सुनो मेरी बात को, अभिकारक की सांता 0 नहीं है। याद करो, मैंने कहा दर नियम लिखते हैं, अभिकारक है, यहां पर अभिकारक है। तुम कहोगे सर अभिकारक नहीं है, जैसे यहां लिखते हैं दर बराबर के ए की घात 0, ए की घात 0, मतलब अभिकारक नहीं, अभिकारक नहीं। तो यहां क्या था ये, और जब ये होगा नहीं यहां पर तो उत्पाद कहां से बन जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बिना ए के उत्पाद बन जाएगा। देखो, अभिकारक है, सांता परिवर्तन है, लेकिन जो कल मैंने बताया था स्लो स्टेप रिएक्शन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पर जब हमने दर की बात कर रहे थे तो यहां पर दर निर्धारण पद पर सांता का परिवर्तन शून्य है। क्या कहा मैंने? दर निर्धारण पद में सांता का परिवर्तन शून्य है, लेकिन ओवरऑल सांता का परिवर्तन इसलिए काउंट नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? मान लो कुछ भी सोच सकते हैं कि सर शून्य का मतलब शून्य तो पढ़ क्यों रहे सर, फिर उत्पाद कहां से आ गया? समझ में आया? पहली चीज तो ये। अब पॉइंट ये उठता है कि ये कैसे पहचानेंगे, क्या इसके पहचानने का कोई है? क्योंकि हमने तो अभिकारक लिख दिया, हमने तो एक अच्छा सा अभिकारक लिख दिया कि भैया ये अभिकारक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 2NH3 इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, या N2 प्लस 3H2, ये मैंने रिएक्शन तुम्हारे सामने चिपका दी, ठीक है। मैंने कहा बताओ कौन सी कोटि है। क्लियर? तुमने कहा अरे सर ये कोई बात पूछने की है सर, 2 कोटि है क्योंकि 2 अभिकारक दिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर निकला 0। तो आप कहोगे सर 0 कैसे है, अमोनिया थी नहीं क्या वहां पर? अरे है भाई, अमोनिया है। क्लियर है? अमोनिया वहां पर है, परिवर्तन वहां पर हो रहा है, लेकिन दर निर्धारण पद में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये कहां होता है, इस चीज को समझना होगा। कैसे पहचानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो देखिएगा, इसके कुछ नियम है, उनको समझ लिए। नंबर 1, यदि कोई अभिक्रिया धातु की सतह पर होती है, धातु की सतह पर, समझना मेरी बात को, अगर कोई अभिक्रिया धातु की सतह पर होती है, या ऐसे समझ लेना एरो के ऊपर यहां धातु लिखा होता है, और आपको पता है यहां पर आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम होता है, अगर धातु की सतह पर है तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। पहली चीज, धातु की सतह पर। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, क्लियर है, सूर्य के प्रकाश। जैसे आपको पता होगा कि H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, 2HCl बनता है, ये क्या होता है, H, सूर्य के प्रकाश। समझ में आ गई। या एक और बात कर सकते हैं केमिस्ट्री में, मुक्त मूलक अभिक्रिया है, मुक्त मूलक, ये सारी वैसे मुक्त मूलक होती है, समझ में आ गया। जहां पर मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में, तो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, वहां पर भी एक कंडीशन होती है और इसमें मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। क्लियर है, समझ में आया। या ये कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाशिक जो अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश में जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। और अगर ऐसा कुछ है और ऐसा कहीं क्वेश्चन बन जाए कि 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पूछा जाए निम्न में से कौन शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो उस जगह पर आप उस पॉइंट को देख लेना, जो इसको फॉलो करेगा वही शून्य कोटि अभिक्रिया। समझ में आ गया। तो ये था आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है।